जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन अब बुलाते हैं सबसे पहले कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी को। आप प्लीज मंच पर आएगा। बीजेपी विधानसभा समाजपुर से स्वागत जोरदार तालियों के साथ, चूंकि आप जानने की कोशिश करेंगे में थोड़ा सा और बारीकी से जानेंगे। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अजीत प्रताप सिंह को, सीनियर ब्यूरो चीफ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। सबसे पहले बुके देकर सम्मानित कुंवर माधवेंद्र जाए, चूंकि कीमती समय उन्होंने यहाँ पर निकाला है, तो एक बुके के साथ उनका मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सुनील अर्कवंशी जी को, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुबह सभा के। बहुत स्वागत आपका भी, और मैं चाहूंगी स्वागत उनका भी बुके देकर किया जाए यहाँ पर। हम अजीत प्रताप सिंह, सीनियर ब्यूरो चीफ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उनका वक्त, और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने सहयोगी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और हरदोई के बारे में कुछ और जानकारी लेने की, कुछ और जानने की अब कोशिश करेंगे, और मेरे सहयोगी अनुज इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अनुज, ओवर टू यू। शुक्रिया शिल्पा। और इस वक्त हमारे साथ माधवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, रानू के विधायक हैं, और दूसरी बार आपने ये चुनाव जीता है, और आपसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। अर्कवंशी साहब हमारे साथ हैं, जो कि सुभाषपा का पक्ष हमेशा से रखते आए हैं और लगातार आप इनको डिबेट्स में देखते आए हैं। तो सबसे पहले माधवेंद्र जी आपसे क्या वजह क्या लगी, क्या रहा कि दूसरी बार भी आपने की, इतना विश्वास कैसे पैदा किया? जी, सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके सुशासन के कारण पूरा उत्तर प्रदेश है, और विशेष रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे, जो हमने विकास कार्य अपने क्षेत्र में कराए थे और जो आकांक्षाएं थी लोगों की वो सारी पूरी हुई, इसलिए लोगों ने मुझे दोबारा चुना। राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बहुत बड़ा योगदान है। देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, जन सामान्य की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही हैं। उसी के अनुरूप ये रिजल्ट भी आए हैं, और पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश का मतदाता काम करेगा। और माहौल है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो स्थानीय निकाय के होने वाले चुनाव हो और चाहे आगामी लोकसभा के चुनाव हो, यहाँ भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आएगी। ज़्यादा जी, आपने जिनके साथ चुनाव लड़ा कंधे से कंधा, उनसे इतनी तकलीफ क्यों हो गई समाजवादी पार्टी से? सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव कपूर जी, हमारे भोला सिंह आर्य जी को नमन करते हुए, संडीला संस्थापक महाराजा सल्ली सिंह वंशी जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सबसे बड़ी बात, आज समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे, 4-4 बार सरकार रही, रहने के बावजूद पिछड़ा वंचित में सिर्फ एक जाति वर्ग को लेकर उन्होंने काम करने का काम किया। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन किया, गठबंधन में ऐसी बातें रखी, कहा जो पिछड़ों को लेकर लागू कराने का काम करा जाएगा, उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने का काम किया जाएगा। इन सब बड़ा गठबंधन हुआ, सीटों को बंटवारे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे सीटें बंटवारे के बात की, तब सुबह सीट किसी को देते थे, दोपहर में सीट दूसरे को देते थे, तीसरे को घोषित कर देते थे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस पर कहते रहे। फिर भी तो साथ रहे आप? नहीं, क्योंकि अब जब वहां गए थे तो फिर अब रहना तो जरूरी था, इसलिए जरूरी के बाद चुनाव, और उनके साथ रहकर देखना भी था कि आखिर वो किस तरीके से साथ देते हैं या किस तरीके से धोखा देने का काम करते हैं। तो पूरी तरीके से सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी ने धोखा देने का काम किया। उन्होंने सीटें नहीं दी, अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया। के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो अखिलेश यादव जी भी पिछड़े नेता बोले जाते हैं, तो वो ये नहीं चाहते हैं। जी जी, लेकिन माधवेंद्र जी अब भी शायद ये सारे काम करा दे, कुछ संकेत मिलने शुरू हो गए। जी, हम लोग तो पहले से इनके साथ रहे, और माननीय ओम प्रकाश जी को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, जी भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे पिछली सरकार में। और जिस प्रकार भारतीय जनता लोगों का विकास करने के लिए काम करती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आज आप देखिए, वामपंथी जो दल थे, जो एजेंडा चलाते थे, शोषित वंचित की बात करते थे, आज वो अप्रासंगिक तरह काम कर दिया है। वो सारे काम जो ये लोग कभी बात करते थे, जिनके मुद्दे उठाते थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुए हैं।
आज इसीलिए वामपंथी दल की स्थिति खत्म हो गई है। उन्हें कोई अब जरूरत नहीं कि वो जो विकास की बात करते थे, जो अन्याय शोषण की बात करते थे, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार विकास किया पूरे उत्तर प्रदेश का, तो आप समझिए कि निश्चित रूप से हम लोग स्वाभाविक साथी हैं। जो बात माननीय ओम प्रकाश जी करते हैं और हम लोग वही काम कर रहे हैं। ये जो मुद्दे उठाते हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए भटक गए हमारा थे ओम इनका- प्रकाश राजभर जी, भटक गए थे? नहीं, भटक नहीं गए थे। हो सकता है कहीं इन्हें टेस्ट लेना का लोगों को जब अच्छा लगता है तो एक बार जाके देखना भी चाहिए। देखने पर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बेमेल गठबंधन, पहले कांग्रेस और इनका 2 लड़कों का गठबंधन हुआ था, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पिछले चुनाव में गठबंधन। ये बेमेल गठबंधन, इनका कोई मतलब ही नहीं है। आज जो जनता की बात करते हैं, अगर कहीं न्याय की बात करते हैं, अगर कहीं विकास की बात करते हैं, जो भी लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके ही चलना। लोगों का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। आए हम, सुनील जी हमारे पुनः सरकार में शामिल हो। आए या फिर आ चुके हैं? अभी आए तो नहीं है, लेकिन जो हमने कहा कि इनकी कार्यशैली और हमारी कार्यशैली, इनके जो एजेंडे हैं, जनता पार्टी के भी एजेंडे में वही बिंदु हैं। हमारा भी कल्याण, गरीबों का कल्याण करना है, प्रदेश का विकास, वही एजेंडा इनका भी है। तो हमारी इनकी समान नीतियां, समान एजेंडे, तो हम लोग मिलकर काम करेंगे तो अच्छा है। हम निमंत्रण देते हैं और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये लोग हमारे साथ आए। आगामी जो होने वाले उससे पहले हमारे साथ जुड़े। इन स्थानीय चुनाव में हम लोग जाएंगे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में एक साथ जाएंगे। सुनील जी, थोड़ा बुनियादी मुद्दों पर आ जाते हैं। आप यहीं से हैं, हरदोई से ही हैं। क्या लगता है कितना बदला या फिर बदलना बहुत? जिस तरीके से हरदोई में विकास होना, कहीं ना कहीं विकास, कई सरकारें रही, विकास के नाम पर मंत्री विधायक यहाँ से बने, मगर उन्होंने विकास को नहीं दिया। हाँ। विकास अभी कोसों दूर है। एक आपका लखनऊ से जो अगर हरदोई तक हाईवे देखा जाए तो उसको सरकारें बदल गई, मगर अभी तक हाईवे नहीं बन पाया वो। हाँ। अब उसकी प्रक्रिया इस सरकार में बन जाना चाहिए था। लखनऊ से है और जैसे हरदोई शुरू होता है, हरदोई के बाद वो यहीं पर आके खत्म हो जाता है। वो 4 लेन चालू होता है और 2 लेन में बदल दिया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं रुका। विकास को गति देने की जरूरत है। संडेलिया में इंडस्ट्रियां काफी आ रही हैं, तो उससे विकास की शुरुआत हो चुकी है। माधवेंद्र और जी, कहीं ना होना कहीं चाहिए था जरूरत जो है विकास विकास कह रहे हैं कि हुआ नहीं अभी तक। जी देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। जितना विकास किया जाए उतना कम है, लेकिन पिछली सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में से कई गुना ज़्यादा विकास हुआ जिस बनिस्बत पिछली सरकारों में। ये जो हाईवे की बात माननीय सुनील जी कर रहे हैं, ये पिछली समाजवादी था और उन्होंने ही उनको रुकवा दिया था। पहले लखनऊ से संडीला, हरदोई से शाहजहानपुर बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो हाईवे स्वीकृत हो गया। 750 करोड़ रुपए से तक हाईवे बनेगा। और आप देखें उसका में भी एक बाईपास की मांग चलती थी, वो बाईपास भी स्वीकृत हो गया, उसका भी जमीन अधिग्रहण हो गया, उस पर भी काम शुरू होने वाला। तो विकास के जो काम भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, और हरदोई में जो सड़कों की स्थिति आज उन कन्नौज से लेके सीतापुर तक एक हाईवे और स्वीकृत हुआ है। उसके अलावा एक हाईवे नैनीताल से लेके आसाम जाएगा, वो भी हरदोई से होकर के जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, उस पर भी बहुत तेजी से काम से होकर के जा रहा है। और सबसे बड़ी लंबाई में हरदोई में लगभग 92 किलोमीटर उसका लंबाई पड़ती है हरदोई में। तो इन सब मार्गों के बन जाने से हरदोई का विकास होगा। हाँ, विकास हो गई, लेकिन हरदोई में मूलभूत सुविधाएं हैं क्या? जो लोग हैं, जो किसान हैं, क्या वो खुश हैं क्या? या फिर कुछ बदला है या नहीं बदला, या फिर काम करना भी बहुत बाकी है? जी, काम तो देखिए बहुत अभी आवश्यकता है। किसानों के लिए भी काम करने हैं, अभी रोजगार पे काम होने हैं। साथ साथ हरदोई में सरकार ने बहुत सारे काम किए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत को चयनित किया गया था। अभी हम लोगों ने प्रस्ताव उसमें दिए हैं, तो उसमें आप समझिए कि रेडीमेड गारमेंट्स को भी उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो उससे हरदोई में उद्योगों का बहुत बड़ा विकास होगा। साथ ही साथ जो शिक्षा के मामले में भी महाविद्यालय बना खड़ा है एग्रीकल्चर का, उसका भी शुरू कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। अन्य जो कॉलेज चल रहे हैं उनको भी चलाने का प्रयास करेंगे। और 2-3 पॉलिटेक्निक पिछली सरकारों में खुले हैं, पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के।
इस बार भी अन्य ITI पॉलिटेक्निक खुलवा करके जो रोजगारपरक शिक्षा है वो देने का प्रयास किया जाएगा। और चूंकि नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, वो भी इस वर्ष से कार्य योजना उसकी शुरू होने वाली है। नई शिक्षा नीति का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और नई शिक्षा नीति की अब निश्चित रूप से हरदोई का उसमें विकास होगा। कौशल विकास के मामले में तो विभिन्न ट्रेडों में हरदोई में काफ़ी काम चल रहा है। एक हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना चलती है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके अंतर्गत भी विकास के काफ़ी काम हो रहे हैं। आप देखें कि अप्रेंटिस एक मेला लगाया जाता है और इसी के साथ साथ एक रोजगार पे हरदोई में लगाया जाता है और विभिन्न तहसीलों में अलग अलग महीने में भी अलग अलग स्थानों पर भी उसको आयोजित किया जाता है। आप समझिए कि यहाँ 22,000 जो पंजीकृत बेरोजगार थे, करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। तो रोजगार के मामले में सरकार काम कर रही, कृषि के मामले में भी काम कर रही है। हमारे यहाँ चीनी मिलें बेहतर भुगतान कर रही हैं और इस प्रकार तमाम जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का सुनील जी प्रयास इतना काम बता रहे हैं कि इतना हुआ है, आप कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है, लाभान्वित हो रहे हैं लोग, बता रहे हैं। नहीं देखिए, ये सरकार अपना काम तो कर रही है, जो नीतियाँ माननीय विधायक जी बता रहे हैं ठीक है, मगर अभी संडीला में इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, सैकड़ों इंडस्ट्री लगी है और सैकड़ों लगने वाली है, मगर हरदोई की वहाँ पर भर्ती नहीं होती है। तो हम माननीय विधायक जी की सरकार से आवाज़ उठाने का काम करें कि कम से कम हरदोई के लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या संडीला की, क्योंकि हम संडीला क्षेत्र से जनप्रतिनिधि का चुनाव भी लड़ने का काम किए, तो वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो बाहर जाने का काम करें। विकास तो हर सरकार आती ही करती, सपा आई सपा ने किया, भाजपा आई भाजपा ने किया, बसपा रही सभी ने किया, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें सरकार इस पर भी ध्यान दे, जो क्या लग रही तो कम से कम वहाँ पर जो लोकल जिले के लोग हैं उनको भी रोजगार मिलना। बात रखिएगा। नहीं देखिए, सबसे पहले अनुज जी हम आपको बता दें, ये साथ आने की जो खबरें हैं ये सिर्फ तैर रही हैं, हवा में तैर रही हैं। अभी हम जो नगर पालिका का जी ने तो खुले मन से ऑफर कर दिया, आइए गले बड़े भाई हैं हमारे, हम लोग जनपद है हम लोगों का, हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। जो नगर पालिका का चुनाव आने वाला है वो चुनाव सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का काम करेगी। हम पूर्वांचल से लगाकर पश्चिमांचल तक अपने जो आवेदन है उनको मंगवा, प्रत्याशी उतारेंगे। हाँ बिल्कुल उतारेंगे, हरदोई ही नहीं हम प्रत्येक जनपद में प्रत्याशी उतारने का करेंगे। आपके प्रत्याशी किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, गणित बैठना शुरू हो गया है, लोग चर्चाएं करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को ही फायदा पहुंचाएंगे, हम किसी और फायदा पहुंचाने के लिए प्रत्याशी उतारने का काम नहीं करेंगे। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना जनाधार बढ़ा रही है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी जन जन तक जाने का काम कर रही, इसलिए हम अपने प्रत्याशी उतारने, क्योंकि राजनीतिक दल होने के नाते हम भी प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे और लड़ाने का काम करेंगे। देखिए मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी माधवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी सीधे टक्कर, इधर से खैर ये आप लोगों की बातचीत खैर चली रही है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं, हवा में जरूर तैर रही हैं, ऐसे ही अफवाहें नहीं उड़ती हैं राजनीति में, कुछ ना कुछ तो पकड़ा होता है। जी बिल्कुल, मैंने विचारधारा के लोग हैं और समान ही, तो उसमें अगर हम लोगों का साथ होता है तो बहुत अच्छी बात है और साथ चुनाव लड़ कर के हम इस प्रदेश को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जो गरीबों की अपेक्षाएं हैं, जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा कर सकते। प्रकार आप देखें, अभी सुनील भाई विकास की बात कर रहे थे, बेरोजगारी के निश्चित रूप से विरोध है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कहीं रोजगार दिया जा रहा है तो वो भारत में है। सबसे तेज़ी से गरीबी दूर करने की अगर स्थिति बन रही पूरे विश्व में किसी देश में तो वो भारत में है। और हम नहीं कहते, विश्व की तमाम रेटिंग एजेंसियां हैं, के आधार पर ये बातें की जाती हैं, आप लोगों के माध्यम से ये बातें की जाती हैं। आज अभी संडीला में क्षेत्र है वो लगभग पूरा फुलफिल होने जा रहा है। दूसरा फेज था, अभी SCL ने पूरा फेज ही वो ले लिया, उसके बाद में एक फेज बचता है, तो वहाँ पर जगह ही नहीं बचेगी अब आने की। उसके बाद नया औद्योगिक क्षेत्र सरकार शुरू कर रही है, माधव औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप करके वहाँ पर काम शुरू होगा। उसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में क्लस्टर और औद्योगिक क्षेत्र बनाने की सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। तो जैसे हम फास्टर बनाएंगे, इसका इंडस्ट्री IT का, इलेक्ट्रॉनिक का अलग से बनाएंगे और आपका वस्त्र उद्योग के लिए अलग से क्लस्टर बनाएंगे। इसी प्रकार जो आपके ये जो खाद्य प्रसंस्करण का अलग से बनाएंगे। आप इतने काम गिना रहे हैं, आप इतने रोजगार की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के महंगाई है और गुंडा राज है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा। गुंडा राज जिनके शासन में था उन्हें गुंडा ही राज दिखाई देगा। बेरोजगारी, उन्होंने कितना रोजगार दिया? उन्होंने तो रोजगार छीनने की बात की थी। बेरोजगारी भत्ता देके केवल प्रदेश के लोगों को गुमराह किया, वो भत्ता भी पूरी तरीके से नहीं दे पाए। और
तक ही जाते थे, उनकी जात विशेष तक या वर्ग विशेष तक जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्य नेतृत्व में बहुत सारे मंत्री लगभग 24 देशों के रोड शो करने गए थे। औद्योगिक जो निवेश के लिए तमाम देशों से निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 10 लाख करोड़ का सरकार ने लक्ष्य रखा था, आज 7.5 लाख जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है, सरकार का लक्ष्य है 10 लाख करोड़ का। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी 16 फरवरी से शायद किसी 2-3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। तो ये आप टारगेट मानिए, जो 10 लाख करोड़ का रखा है सरकार ने वो पूरा होगा, और 10 लाख करोड़ देश उत्तर प्रदेश में होगा तो कितने रोजगार उससे सृजित होंगे, कितने नौजवानों को उससे। हाँ, थोड़ी सी पॉलिसी रहती, जो प्राइवेट सेक्टर के उद्योग होते वो स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं देते हैं, क्योंकि उसका कारण होता है कि उनका अंदर हस्तक्षेप होता है, उनके अंदर जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने से। लेकिन सरकार ने इसमें भी पॉलिसी कि 25% स्थानीय लोगों को अनिवार्य रोजगार देना है उनको। सुनील अरकवंशी जी, आप लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा तो लोग, राजनीतिक पंडित ये कहने लगे कि भाई पूर्वांचल में जो है समाजवादी पार्टी यहाँ पर संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन उसकी कमी चाचा जी ने पूरी कर दी। चाचा जी तो 2022 में भी साथ में थे अरुण जी। चाचा जी कभी अलग नहीं हुए समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी और चाचा की पार्टी जो बनी थी, समाजवादी पार्टी से नाराज लोग थे, तो नाराज लोग समाज में जाने का काम किए। तो चाचा और माननीय अखिलेश जी एक ही थे, ये लोगों के दिखावे के लिए अलग जरूर हुए लेकिन थे। मीडिया में आके तो कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली देखिए, शिवपाल जी अनुज ने। किसी प्रकार जो आज समाजवादी पार्टी और चाचा एक हो गए तो वो कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, अब आप देखिए ना, जैसे पूर्वांचल में आपने कहा, पूर्वांचल में 17 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। आप भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देख लीजिए, वही हम 2022 में समाजवादी लड़े। आप सपा को आजमगढ़ में नहीं जिता पाए, लेकिन चाचा ने मैनपुरी में बढ़िया लीड दिलाई। देखिए, वो चाचा की लीड नहीं है, वो माननीय मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद सीट खाली हुई, उस सीट के नाम पर वोट मिलने का काम हुआ। चाचा जी आगे रामपुर में जीते। रामपुर में क्यों नहीं जीते? रामपुर का जिक्र हो रहा है सर, कई बार बोला जाता है। अब तो समाजवादी पार्टी वहां धरना दे रही थी, आसिम राजा वहां पर एसएसपी ऑफिस में धरना, साहब यहां धांधली हो रही है, सरकार जो है प्रशासन से चुनाव लड़ा रही है। धांधली मैनपुरी में भी धांधली हो सकती थी, अन्य जगह भी धांधली हो सकती थी, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव कराती है, और ये तो चुनाव आयोग के अंतर्गत चुनाव होते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कई, मैनपुरी में चुनाव हुआ, कई जगह बूथ लूटे गए या कैप्चर किए गए। चूंकि वहां पर एक सिंपैथी थी, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी नहीं रहे थे, उनके प्रति सहानुभूति थी, बहुत सारे वर्ग जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने उनको वोट किया। तो हम लोग ये मानते भी नहीं है वहां पर धांधली होती तो पूरे प्रदेश में इस तरीके की धांधली होती। ये लोग आरोप लगाने लगते, पहले ही आरोप लगा लेने लगते, जब निर्णय आता है तो वो अप्रत्याशित रह जाते हैं, इसलिए कहीं धांधली का सवाल नहीं है। ये ठीक बात है। कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जब हमारी डिबेट में, एक जरूर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि बाकी जगहों पर क्यों ऐसा, खतौली में भी आरोप लगाए गए थे, जीत गए, और मैनपुरी की लीड तो हमने देखी है। लेकिन अब हम हरदोई की अगर हम बात करते हैं तो हरदोई में क्या आप बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए या अच्छी कोचिंग के लिए जा रहे हैं, अच्छी तैयारी के लिए, क्या प्लानिंग है आप लोगों की कि भाई उनको कैसे रोका जाए? यहाँ से लोग क्यों काम करने के लिए बाहर जाएं? दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं। जी, निश्चित रूप से यहाँ पलायन ज़्यादा, कमी यही थी कि हमारे यहाँ उद्योगों की कमी थी, अब वो उद्योगों की पूरी होने जा रही है। सरकार यूपीडा के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र लगा रही है, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्र बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब यहाँ पर उद्योगों की स्थापना होगी तो हमारे लोगों को रोजगार यही मिलेगा। अभी चूंकि प्रदेश से उद्योग ही पलायन कर गए थे, इसलिए मजबूरी में हमारे गुजरात जाते थे, पंजाब जाते थे, हरियाणा जाते थे, वहाँ जाके नौकरी करते थे। अब दुनिया के उद्योग आके उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। चाइना में आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वहाँ से हट करके उत्तर प्रदेश आज मोबाइल में उत्तर प्रदेश वर्ल्ड में दूसरे नंबर का उद्योग में। यहाँ तक कि आप देखिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं, उनमें भी अब उत्तर प्रदेश हब बनने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का, ईवी वाहनों का। आपने देखा होगा बहुत बड़ी विमान कंपनी है, पूरे भारत में किसी भी सर्विस सेंटर कंपनी का, हमारे यहाँ के विमान दुबई में सर्विस कराने जाते हैं, तो अब बोइंग कंपनी अपना सर्विस स्टेशन उत्तर प्रदेश में लगाने जा रही है। इस प्रकार बड़े बड़े कंपनियों के निवेश प्रस्ताव यहाँ पर आ रहे हैं।
हम लोगों के यहाँ जो शिक्षा की कमी थी या कोचिंग थी, अब सरकार ने अभ्युदय कोचिंग शुरू की है। उसके माध्यम से निःशुल्क कोचिंग नौजवानों को दी जा रही है। हर जिला स्तर पर उसके सेंटर खोल दिए गए हैं। इसी के साथ साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम निगम के माध्यम से और अल्प के माध्यम से अनुसूचित जात जनजाति कल्याण निगम खोले जा रहे हैं। उनसे भी बच्चों को कोचिंग दी जा रही है और सरकार फ्री में कोचिंग उनको दिला रही है। तो कोचिंग की भी समस्या हल हो रही है, रोजगार की भी। सुनील जी, क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर इस सरकार में जरूर कहा जाता है कि हमने उस पर लगाम लगाई है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, इस सरकार में अपराध जरूर क्राइम कम हुआ है। जो पहले बाइक से जो है दुकानों पर रंगदारी करी जाती थी, जो लोग आते थे, इस सरकार में कम। माननीय विधायक जी बता रहे थे कि जो है शिक्षा के लेकर, तो यहाँ के कृषि महाविद्यालय है जो कि पिछली सरकार में बनना था, पर आज तक वहाँ पर पढ़ाई का कार्य नहीं शुरू हुआ है। वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बनी पड़ी है कृषि महाविद्यालय की, तो हम चाहेंगे सरकार में माननीय विधायक जी हैं, इस पर भी ध्यान कम से कम सर जल्दी से इसमें जो है शुरू कराने का काम करे। बिल्डिंग जो है काफ़ी बड़ी बनी पड़ी है, बिलग्राम चुंगी पे कृषि विद्यालय जी, की बिल्डिंग बहुत जल्दी उसको शुरू करा दिया जाएगा। क्योंकि मैं एक आरएसएस की संस्था है विद्या, जो अखिल भारतीय विद्या भारती, एक संस्था जो शिशु मंदिर चलाती है। हम लोगों ने उसके माध्यम से उच्च शिक्षा में विद्या भारती काम करना चाहती थी, तो उसमें विद्यालय के लिए पीपीपी, लेकिन यहाँ के माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने खुद उसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा मैं इसको खुद चलवाऊँ। उनकी बात भी हुई कानपुर विश्वविद्यालय के बीसी से और वहाँ के अधिकारियों से। बहुत जल्दी शायद वो उसको शुरू कराने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील अरकवंशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, माधवेंद्र जी आप तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये आज हमारा ये शो यहाँ से चल रहा था और अब अगली जगह से एक नए गेस्ट और नए मेहमानों के साथ एक बार फिर से कई वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ की चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है। पहले के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो।